नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। आज मैं आ गया हूं इस वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग क्रैश के बारे में। दोस्तों ये वीडियो है यूएस के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक की बैंकरप्सी की कहानी। कितना फनी लगता है ये सुन के कि एक इतना बड़ा बैंक खुद ही बैंकरप्ट हो गया। चोर के घर पे चोरी, ये डायलॉग इस सिचुएशन पे एकदम फिट मैच हो रहा है। मजाक से हटके अगर बात करो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा बैंक एक्चुअल में खुद क्रैश कैसे हो गया, क्या रीजंस हो सकते हैं इस बैंक की बैंकरप्सी के, और हम इंडियंस को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई बैड इफेक्ट पड़ सकता है, और कहीं ये स्टार्टिंग तो नहीं है दुनिया के सबसे बड़े रिसेशन की। हम एज अ मिडिल क्लास पीपल अपने पैसे की सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 16वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ये बैंक मेनली उन कस्टमर्स को लेंड करता था जो कि एक एक्चुअल में स्टार्टअप थे, वो आईटी स्टार्टअप जो मेनली इंडिया और यूएस की मार्केट में डील करते थे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि एक जो नॉर्मल बैंक होता है उसका बिजनेस कैसे काम करता है, वो पैसा कैसे कमाता है। तो देखो दोस्तों, हम जैसे जो लेंडर्स होते हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बदले में हमें मिलता है 2.5 से 4% का इंटरेस्ट, और बैंक उस सारे पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, या फिर सबसे मेनली वो दूसरे लोगों को लोन दे देता है। जब वो लोन देता है तो वो नॉर्मली लेता है 12 से 14% का इंटरेस्ट। जो बीच में जो मार्जिन पड़ जाती है इंटरेस्ट की, वो उनका प्रॉफिट होता है। ऐसे बैंक अपने पैसे कमाता है। अगर सिलिकॉन वैली बैंक की बात करूं तो वो स्टार्टअप्स को अपना कस्टमर बनाता है। स्टार्टअप का मतलब होता है वो कंपनीज जिन्होंने एकदम ब्रांड न्यू बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, और ये फोकस करता है स्पेशली इंडियन स्टार्टअप्स पे। इंडियन स्टार्टअप जैसे पेटीएम, कार वाले, नापतोल। तो कोरोना टाइम के बाद में इनके पास बहुत सारा पैसा आया इंडियन स्टार्टअप्स की बदौलत। तो किसी भी नॉर्मल बैंक की तरह इन लोगों ने वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लोन्स में दे दिया, इन्वेस्ट किया ऐसी जगहों पे जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अब पिछले कुछ टाइम में मेल्टडाउन की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो लॉस फेस कर रहे थे, तो इन्होंने अपना पैसा बैंकों से निकालना चाहा। लेकिन नौटंकी तो तब हुई जब बैंक के पास में पैसा ही नहीं था इनको कुछ देने के लिए। उसके बाद रिसेशन की वजह से यूएस फेडरेशन ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी हाई कर दिए। उसकी वजह से हुआ ये कि जो लोन लेने वालों की संख्या है वो अल्टीमेटली बहुत कम हो गई। और आपको तो मैंने जैसे बताया ही कि लोन एक बहुत बड़ा जरिया है इन बैंक को अपना पैसा कमाने के लिए। तो अब जब इनका पूरा पैसा इन्वेस्टेड था तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं अपने डिपॉजिटर्स को वापस करने के लिए। तो इस खबर के मार्केट में निकलते ही एक दिन में इस बैंक ने अपने 60% शेयर की कीमत खो दी, और एक ही दिन में डिपॉजिटर्स ने अराउंड $45 बिलियन अपने वापस निकाल लिए बैंक से, जो कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इन दोनों रीजंस की वजह से 13 मार्च 2023 को ये बैंक अल्टीमेटली क्रैश हो गया, और इसको अपने सारे इंटरेक्शंस, ट्रांजैक्शंस फ्रीज करने पड़े, और जिसकी वजह से जितने भी लोगों का पैसा इस बैंक में था वो सारा पैसा फ्रीज हो गया, और अगले डिसीजन के आने तक वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बैंक के क्रैश होने के बाद में इंडियन कंपनीज को एक्चुअल में क्या फर्क पड़ता है, तो दोस्तों मैं सीरियसली बता देता हूँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस और ब्लू स्टोन्स अपनी फंडिंग की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा फंसा हुआ है इस बैंक के पास में। अब फंडिंग की कमी की वजह से इन सारी कंपनीज को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, फायरिंग करनी पड़ सकती है स्टाफ की, नए स्टाफ की हायरिंग में रोक लगानी पड़ सकती है, क्योंकि फंडिंग की कमी की वजह से ये सारी कंपनीज अपने रेंट, सैलरीज, इन सब चीजों को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही है। यहां तक कि ये भी माना जा रहा है कि काफी सारे स्टार्टअप्स अल्टीमेटली बिल्कुल बंद हो जाएंगे इस क्रैश की वजह से। अब आ जाते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन पे कि इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम इंडियंस और इंडियन स्टार्टअप क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में ऐसे कांड बहुत पहले भी हो चुके हैं, जैसे विजय माल्या फ्रॉड, सिटी बैंक क्रैश। तो इन सब रीजंस की वजह से आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई हुई है बैंकों के लिए इंडिया में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फॉरेन एंटिटीज को रहने दो और अपना जितना भी पैसा है अपने ही देश के बैंकों में डिपॉजिट करो। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन को तो अपनी जो पूरी लाइफ सेविंग है वो एक बैंक में बिल्कुल भी नहीं डिपॉजिट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान न करे अगर वो बैंक डूबा तो वो उसके सारे पैसे भी ले डूबेगा। तो दोस्तों किसी भी बैंक में 5 लाख से ज्यादा रुपए डिपॉजिट मत रखो। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, और अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट रखो। और हमेशा एक नजर रखो अपने बैंक की इकोनॉमिक हालत पे, उनके लैंडिंग पैटर्न्स को पहचान के रखो, और डेफिनेटली बोलता हूँ आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। दोस्तों इसके साथ में मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको इससे कोई ना कोई जानकारी जरूर मिली होगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर टिल देन।